हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अपना स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आपको एक टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है सेक्टर्स को डिवाइड करना और उन सेक्टर्स में से अच्छे स्टॉक्स पिक करना। तो सबसे जो पहला जो सेक्टर लेके आया हूँ वो है बैंकिंग स्टॉक्स में से। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो निफ्टी का ऑलमोस्ट 35% ऑक्यूपाई करता है पोर्शन। तो आप सोच सकते हैं कि 35% मीन्स 1/3 जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसमें 1/3 जो वेटेज है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स को है। तो आप इस सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स अब कैसे पिक करें, तो उसके लिए मैंने ये 7 स्टॉक्स पिक किए हैं। इसमें से आप कोई 2 चूज़ कर सकते हैं, राइट। मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से HDFC बैंक है वो टॉप पे है। 8.5 लाख करोड़ का कैपिटल है HDFC बैंक का। दूसरे नंबर पे आता है ICICI बैंक जो कि 6,33,000 करोड़ की कंपनी बोल सकते हैं। थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तकरीबन 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है। फिर कोटक महिंद्रा है और फिर एक्सिस बैंक है। सिक्स्थ में इंडसइंड है और फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। तो इसमें से SBI इकलौता ऐसा है जो कि PSU बैंक है, सरकारी बैंक बोल सकते हैं, बाकी प्राइवेट बैंक है। तो अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट लीडर जो आज की डेट में है दैट इज़ HDFC बैंक ओनली। 1513 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है। और इसके बाद है ICICI बैंक। ICICI बैंक का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। 910 रुपये पे आज की जो क्लोजिंग 52 वीक्स का हाई लगा दिया है ICICI बैंक ने। तो आने वाले टाइम में ICICI बैंक हो सकता है HDFC बैंक के आसपास पहुंचने की ट्राई करें। तो गाइस, अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है HDFC बैंक, बिकॉज HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है। तो आने वाले 1-2 साल में HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और जो HDFC की बाकी जो कंपनीज़ हैं तो वो सारी मर्ज हो जाएंगी। तो HDFC बैंक की जो मार्केट कैपिटल है मुझे लगता है वो कम से कम 15-16 लाख करोड़। ये जो स्टॉक है ये मार्केट का बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा और इसके आसपास कोई स्टॉक कोई कंपनी नहीं खड़ी हो पाएगी। तो ICICI बैंक भी है वो भी ऑलमोस्ट 1/3 पे आ जाएगी उस टाइम पे। तो अगर ROE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो HDFC ने तकरीबन 16% का ROE है। ICICI बैंक की बात करें तो 14.8% है। वहीं PE रेशो की बात करें तो PE रेशो दोनों का 21 है, HDFC का 21 है और ICICI का 22.86 है, जो कि अच्छा PE रेशो माना जा सकता है, राइट। 5 ईयर्स की रिटर्न की बात करेंगे तो 5 ईयर्स HDFC बैंक कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है, बट इसने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पे ICICI बैंक की बात करेंगे तो इसने 25% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो HDFC का जो प्रॉफिट है वो 19% रहा है पिछले 3 साल का। और ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का जो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में दैट इज़ अराउंड 80%। तो प्रॉफिट 5 साल का भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप इसके हिसाब से आप PE रेशो, ये सारे जितने मैंने चूज़ कर रखे हैं, ROE, डेट टू इक्विटी रेशो, ROC, PE रेशो, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, प्रॉफिट, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं और इसके हिसाब से एक अच्छा स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई 2 अच्छे स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी अगर प्रेफरेंस, अगर मेरे से कोई पूछता है तो आप मैंने जो चूज़ कर रखे हैं वो मैंने HDFC बैंक और ICICI बैंक, बिकॉज दोनों ही मार्केट लीडर बोले जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, दोनों मिक्स एंड मैच है। रिटर्न की बात करें तो जैसे 10% का इसका रिटर्न है, 25% है। तो एवरेज की रिटर्न की बात करेंगे तो दैट इज़ अराउंड 17-18% दोनों का एवरेज रिटर्न बन रहा है। वहीं SBI भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, बट अगेन बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक तो सरकार इतना तवज्जो नहीं देती है बैंक्स के स्टॉक्स को इतना ऊपर ले जाने के लिए। कंपैरेटिवली जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपना परफॉर्मेंस भी देखती हैं और अपना मार्केट वैल्यू भी अच्छा बढ़ाने की कोशिश करती हैं, परफॉर्मेंसेस भी बढ़ाती हैं, ताकि उनकी जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा करती रहे, राइट। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो HDFC और ICICI चूज़ कर सकते हैं, या आप HDFC के साथ एक्सिस बैंक या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 5 साल का तकरीबन 19% का रिटर्न है और पिछले 3 साल की बात करें तो 26% का रिटर्न दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी ठीक रहा है, 43% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिखाया है इस कंपनी ने इसके। तो ओवरऑल स्टॉक पिक करने की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स अगर डिपेंड करता है पहले तो कि आप कितनी अमाउंट लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ़ स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं। तो आइडियली अगर आप 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो मेरे हिसाब से आपके पास 8 से 10 स्टॉक्स होने चाहिए। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप वन गो में नहीं करेंगे, वो आप जैसे अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो फर्स्ट टाइम आप 25 रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए, फिर उसके बाद जब सही टाइम आए, मार्केट ऊपर या नीचे जा रही है, तो 15 या 20% का अप एंड डाउन हो चुका है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट गो में आपने 25 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर आपने दोबारा से 25 रुपये इन्वेस्ट करें, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर से आप 25 रुपये करेंगे, और फिर से वो मतलब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इसका इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल से 2 साल के बीच में आप रख सकते हैं। और जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको कम से कम 5 साल तक होल्ड करने की ट्राई करिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। शॉर्ट टर्म में होता है कई बार मार्केट ऊपर नीचे चली जाती है और आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, बट ऑन एन एवरेज 5 साल के टेन्योर में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं लोगों को। तो आपको भी यही रिकमेंडेशन है कि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप उनको कम से कम 5 साल तक होल्ड। हमने बैंकिंग के स्टॉक्स पिक किए थे, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेक्टर है दैट इज़ केमिकल स्टॉक। तो केमिकल स्टॉक्स में कुछ मैंने 7-8 अच्छे स्टॉक्स पिक करे हैं, तो इसमें से आप कोई 1 या 2 स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, मार्केट कैपिटल के हिसाब से गुजरात फ्लोरोकेमिकल इज़ द नंबर 1, 39,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। फिर आरती इंडस्ट्री है 32,800 करोड़ के आसपास। फिर अतुल लिमिटेड है 28,000 करोड़, नवीन फ्लोरीन 23,000 करोड़, क्लीन साइंस 20,000 करोड़ है, एल्काइन अमाइंस इज़ 16,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, बालाजी अमाइंस 12,000 करोड़, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज़ 10,000 करोड़। तो इसमें से कुछ कंपनीज़ हैं जो कि 2 से 3 साल पुरानी हैं, या लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो आई थिंक ये 1 से 1.5 साल पुरानी है होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, राइट। तो अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई इन कंपनीज़ का, जैसे अतुल लिमिटेड अभी करंट प्राइस ये है इसका 9,500 के आसपास, इसका हाई तकरीबन 11,000 के आसपास किया था। बालाजी अमाइंस 5,223 के आसपास था, आज की डेट में ये 3739 है। नवीन फ्लोरीन है जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है इस टाइम पे, राइट। देन एल्काइन अमाइंस है जो कि अपने हाई से तकरीबन 1,500-1,600 रुपये नीचे चल रहा है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल है वो 3,700 रुपये का इसने हाई लगाया है अभी तक का, और 3,611 पे चल रहा है। क्लीन साइंस 2,750 का हाई बनाया था, 1,955 पे है। आरती इंडस्ट्री 1,168 का हाई बनाकर 907 पे है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपना हाई 628 लगाया है और अभी 383 के आसपास का है, राइट। तो इसको मैंने अभी 1 साल के रिटर्न के हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट कर लिया है। तो पिछले 1 साल के अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक तकरीबन 1/3 पे है अभी, राइट। बालाजी अमाइंस -24% है, एल्काइन अमाइंस -23% है पिछले 1 साल के रिटर्न से, और ये जो है ये हल्के से माइनस में है अतुल एंड आरती इंडस्ट्रीज़। तो अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया पिछले 1 साल में 112% का। नवीन फ्लोरीन 19% के रिटर्न के साथ सेकंड नंबर पे पिछले 1 साल में, और क्लीन साइंस ने तकरीबन 8% का रिटर्न दिया है। तो गाइज अगर स्टेबिलिटीज़ के हिसाब से देखेंगे और रिटर्न वाइज देखेंगे, ये मैंने 5 ईयर रिटर्न्स के हिसाब से इसको सॉर्ट किया है। तो एल्काइन अमाइन ने नो डाउट 77% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल का, बट आप देखेंगे पिछले 1 साल में 23% माइनस में भी है। बालाजी अमाइंस, वहीं पे बालाजी अमाइंस ने 57% का रिटर्न दिया है, बट -25% के आसपास है। तो एक नवीन फ्लोरीन है जो इस पूरी लिस्ट में एक थोड़ा सा स्टेबल है। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो 50% का रिटर्न है। तो 1 ईयर की बात करेंगे तो 19% का रिटर्न दिया है इसने, राइट। तो वहीं पे ये 5 साल में इन दोनों ने 33% का रिटर्न दिया है, बट पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं है। तो अब मैंने इसको सॉर्ट किया है रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिस पे पिछले 5 साल की। तो क्लीन साइंस की बात करेंगे तो तकरीबन 40% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। एल्काइन अमाइंस का 32% है, ये 27% है। बालाजी अमाइंस, आरती इंडस्ट्रीज़ का 22% है, और नवीन फ्लोरीन का 20% के आसपास है, ये 19% के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये चीज़ें हैं, जब भी हम स्टॉक को चूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी पता होना चाहिए कि इसमें क्या परसेंटेज है, राइट। ये पिछले 5 साल का है। ये डेट टू इक्विटी रेशो क्या है कि डेट टू इक्विटी रेशो की कंपनीज़ में किसने कितना लोन ले रखा है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस पर अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बालाजी अमाइंस का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लीन साइंस है, और अतुल लिमिटेड का सबसे कम है,
और फिर सेकंड नंबर पे है, सेकंड लास्ट नंबर पे है नवीन फ्लोरिन। प्रमोशन होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोशन होल्डिंग में क्लीन साइंस के सब पास 78% है, तो आइडली ये भी थोड़ा सा अपना स्टेक आई थिंक 2 से 5% और बेचेंगे आने वाले कुछ टाइम में। इनका स्टेबल है थोड़ा 72% के आसपास है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल 66% का प्रमोटर होल्डिंग है, और सबसे कम जो प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज़ नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन के जो प्रमोटर्स की सबसे कम होल्डिंग है, तो मैंने ये नवीन फ्लोरिन की शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला है, तो आप देखेंगे इसमें 28% के आसपास पब्लिक है की होल्डिंग है, प्रमोटर्स की ये 29.4% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो हैं तकरीबन 21%, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी अगर तकरीबन 21% है। तो अगर इसकी टोटलिटी देखेंगे तो 42% ये डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, 28% पब्लिक ने लिया हुआ है। और ये इसकी FII की जो होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो 26% थी जून 2021 में, तो ये थोड़ी कम होके 21% हो गई है। क्यों 21 हुई है? क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करने वाले इसमें बढ़ गए हैं। तो जब जून में 15% थी, वहीं वो बढ़कर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग तकरीबन 21% हो गई है। ये मैंने नवीन फ्लोरिन की इनकम स्टेटमेंट खोली है, तो जून 2022 में 397 करोड़ की सेल्स थी, लास्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम थी। सितंबर में जो इसकी सेल्स थी 338 करोड़ थी, जून 2021 में 326 करोड़ है। तो अगर आप देखेंगे तो सेल्स इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी बढ़ रही है। टोटल इनकम की बात करें तो ये 335, 349, 386, 421, तो ये लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई थी। एक्सपेंडिचर ये भी बढ़ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ये EBITDA है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा है, 97 है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए 55 करोड़, 63 करोड़, 68 करोड़, 65 करोड़, 75 करोड़ और 74 करोड़। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। इफ़ यू वांट टू कंसिडर दिस फ्रॉम दिस केमिकल सेक्टर, यू कैन पिक दिस कंपनी। जो सेकेंड रिकमेंडेशन हो सकती है दैट कैन बी गुजरात फ्लोरोकेमिकल। थोड़ी सी रिलेटिवली नई कंपनी है बट काफ़ी स्टेबल है, रिटर्न भी अच्छे दिए हैं पिछले 1 साल में। तो ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल की मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैच करी, तो 2019 में इसका रेवेन्यू था 2729 करोड़, फिर 2606 करोड़, 2650 करोड़, और 2022 में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 3900 करोड़ पहुंच गया है। वहीं इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेल्स भी बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 911, 964, 1007, 1073 करोड़, 1333 करोड़, राइट। तो वहीं टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ है, बट EBITDA भी इंक्रीज़ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, इंटरेस्ट भी है। नेट प्रॉफिट आप चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट 151 करोड़, 204 करोड़, फिर 201 करोड़, 218 करोड़ और 303 करोड़। इसमें तो आप इस केमिकल सेक्टर में इस कंपनी को भी पिक कर सकते हैं। तो वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 66% है, इसमें पब्लिक 25% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़े कम है, 4% है, क्योंकि कंपनी रिलेटिवली नई है, तो आई थिंक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। थर्ड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कंसीडर दैट कैन बी आरती इंडस्ट्रीज़, तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 33% का रिटर्न दिया है, राइट। तो पिछले 1 साल में हल्की सी नीचे गई है, बट ओवरऑल जो रिटर्न है 33% इज़ अ डिसेंट रिटर्न भी। तो ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी अगर आप थोड़ा सा पोर्शन ऐड करना चाहते हो एक और स्टॉक के साथ, यू कैन ऐड लक्ष्मी ऑर्गेनिक एज वेल। तो इनमें से आप कोई एक मेन स्टॉक ले सकते हो, उसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट अगेन वो जो ऐड ऑन करोगे तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 25%। तो अगर आपको जैसे 100 रुपये लगाने हैं इस सेक्टर में, तो 100 में से 75% बड़ी कंपनीज़ पे लगाइएगा जो कि पुरानी है, थोड़ी स्टेबल हो, थोड़े रिटर्न ठीक लगते हैं। और जो बाकी 25% है, 25% में आप कंपैरेटिवली अगर आप जैसे नवीन फ्लोरिन लेते हो तो यू कैन ऐड गुजरात फ्लोरोकेमिकल, 25% उसका पोर्शन ऐड कर सकते हैं, या आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को ऐड कर सकते हैं 25% में, या आप कोई भी इनमें से कोई भी आप अतुल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो गुड। तो आप देखेंगे तो इसका भी अच्छा 33% का रिटर्न है पिछले 5 साल में। 1 साल में थोड़ा सा हल्का सा माइनस है, बट अगेन ड्यू टू पैंडमिक और ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे चलती हैं, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो।
तो इससे पहले मैं 2 एपिसोड ऑलरेडी बना चुका हूँ. द फर्स्ट वन वाज बेस्ड ऑन बैंकिंग सेक्टर, देन सेकंड वन वाज बेस्ड ऑन केमिकल सेक्टर. सो ये तीसरा एपिसोड है विच इज़ बेस्ड ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं विच वी कैन कंसीडर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड विच वी कैन ऐड इनटू आवर पोर्टफोलियो. तो बने रहिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और हाँ, जो एपिसोड 1 है और जो एपिसोड 2 है उन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. इन केस आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो यू कैन रेफ़र टू दोज फर्स्ट 2 वीडियोज़, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाए और यू विल बी एबल टू मेक अ गुड डिसीजन अकॉर्डिंगली. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आपको एक टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. और हमारे जितने भी वीडियोस हैं यू कैन वॉच दीज वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब पेज. तो ये सारे वीडियोस हैं, इसमें लॉन्ग वीडियोस भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं. सो यू कैन रेफर टू दीज वीडियोस टू गेन सम मोर नॉलेज अबाउट द स्टॉक्स. सो गाइस, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. कुछ स्टॉक्स चूज़ किए हैं 7-8 मैंने, एंड विच आर फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो इसको मैंने अभी मार्केट कैपिटल के हिसाब से सॉर्ट आउट करा है. आप जैसे देख सकते हैं मारुति सुजुकी का मार्केट कैपिटल है दैट इज़ अराउंड 2.78 लाख करोड़ रुपीज़. सेकेंड इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा. थर्ड इज़ टाटा मोटर्स. फोर्थ इज़ बजाज ऑटो विच इज़ अराउंड 1,09,000. आयशर मोटर 1 लाख करोड़. TVS मोटर 52,000 करोड़. अशोक लेलैंड 43,000 करोड़. एंड 8th इज़ एस्कॉर्ट्स विच इज़ अराउंड 26,000 करोड़ रुपीज़. सो ये 8 स्टॉक्स मैंने चूज़ किए हैं और इनमें से वी कैन चूज़ 2 स्टॉक्स, एनी 2 स्टॉक्स. तो एक स्टॉक में हमें नहीं इन्वेस्ट करना है, 2 में इन्वेस्ट करेंगे सो दैट आर डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन, राइट. और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमें अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है तो हो सकता है दूसरा स्टॉक ऊपर जाए और उसकी वजह से हमारा जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बैलेंस रहेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का. तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ प्रॉफिट के हिसाब से. प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट 10 ईयर्स की प्रॉफिटेबिलिटीज़ किस किस कंपनीज़ की हैं. तो लास्ट जो 2 स्टॉक हैं अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स, तो इसका जो डेटा है प्रॉफिट का डेटा नहीं है. सो द रीज़न कैन बी इन कंपनीज़ में प्रॉफिटेबिलिटीज़ इतनी नहीं है, दैट इज़ वाई द प्रॉफिट डेटा इज़ नॉट अवेलेबल. बट ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स बुरे हैं, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी कैन ऑलवेज इन्वेस्ट. स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स है वो काफ़ी एग्रेसिव है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी अच्छी पकड़ बना चुका है आज की डेट में. एंड अगर ईवी सेक्शन जो है इसका, ईवी पोर्टफोलियो है, अगर वो बहुत अच्छा करता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स कैन बी अ गुड स्टॉक टू बाय. फ़िलहाल मैंने जो 10 साल का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मैंने सॉर्ट आउट किया था इसको. सो फर्स्ट कंपनी कम्स एज अ एस्कॉर्ट. तो एस्कॉर्ट फर्स्ट नंबर पे आता है. 10 ईयर प्रॉफिट की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 19.55%. एंड सेकेंड इज़ TVS मोटर्स 19.08%. फिर आयशर मोटर है दैट इज़ अगेन अराउंड 19%. एंड देन मारुति सुजुकी 10%. एंड M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.73. बजाज ऑटो 5.68 रुपीज़. तो ये हमारे 6 स्टॉक्स हैं जिनका प्रॉफिटेबिलिटी का डेटा अवेलेबल है पिछले 10 साल का, विच इज़ वेरी डिसेंट. अगर बात करते हैं तो एस्कॉर्ट से लेकर आयशर मोटर तक, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम. मारुति जो है वो अराउंड 10% पे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा कम है, एंड बजाज ऑटो अराउंड 5.5% के आसपास है प्रॉफिटेबिलिटी के. बट दिस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक. सो अभी आई विल सॉर्टेड दिस आउट ऑन द सेल्स बेसिस. तो सेल्स कितनी हुई है लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं. तो जैसा आप देख सकते हैं सेल्स में TVS मोटर्स पिछले 5 साल का डेटा है ये. सो दैट इज़ अराउंड 14.34% सेल्स इंक्रीज़ हुई है. ये दिस इज़ एवरेज डेटा फॉर लास्ट 5 ईयर्स. सो एस्कॉर्ट का 11.79%, बजाज ऑटो 8.79%, आयशर 7.92, मारुति सुजुकी 5.34, अशोक लेलैंड 2.78 एंड इसके बाद M&M एंड टाटा मोटर्स. तो ये 5 साल के डेटा है. तो इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दीज 2 स्टॉक्स विच आर डूइंग बेटर, TVS मोटर्स एंड एस्कॉर्ट. बट अगेन
एज आई सेड, ये एक प्राइम क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, राइट. सो बजाज ऑटो, आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, सो दीज स्टॉक्स आर ऑल्सो इक्वली गुड टू इन्वेस्ट एंड इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है. तो वहीं एक सेल्स ग्रोथ की, जो मैंने सेल्स ग्रोथ के हिसाब से भी इसको सॉर्ट किया है, तो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, आई गेस दिस इज़ फॉर लास्ट 1 ईयर. तो इसमें अशोक लेलैंड अराउंड 38.95%, तो ये सबसे टॉप पे आता है. टीवीएस मोटर अराउंड 24%, मारुति सुजुकी 24%, M&M 22%, आइशर मोटर अराउंड 19%. और ये जो तीन हैं इनका डेटा थोड़ा सा कमज़ोर है, 4.67%, 1.63. तो ये पिछले 1 साल का डेटा है सेल्स ग्रोथ का, राइट. तो ओवरऑल सेल्स की बात करते हैं, तो ओवरऑल सेल्स में तो टाटा मोटर्स इज़ द नंबर 1. आप देख सकते हैं 2.83 लाख CR की सेल्स हैं, विच इज़ ह्यूज. बट अगेन जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एनी स्टॉक. तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो टाटा मोटर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो डाउट अच्छा है, 21.89 CR. M&M का है अराउंड 18,000 के आसपास. मारुति सुजुकी का 8,670 करोड़ है. बजाज ऑटो 5,700, TVS मोटर 3,500, अशोक लेलैंड अराउंड 3,200, आइशर मोटर 2,600 और एस्कॉर्ट इज़ 838 करोड़ रुपीज़. तो वहीं ROE की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे अगर हम सॉर्ट करते हैं तो टाटा मोटर्स लास्ट में आता है. तो फर्स्ट नंबर गोज़ टू बजाज ऑटो, ये पिछले 10 साल का डेटा है. TVS मोटर जो है 18.37, M&M 14.17, आइशर मोटर 13.97, एस्कॉर्ट इज़ 11% एंड मारुति सुजुकी इज़ 7.25%. एक और क्राइटेरिया है जिस पे वी कैन सेलेक्ट द स्टॉक, बट दैट इज़ नॉट द होलसेल क्राइटेरिया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर ये है तो उसके पीछे हम सभी स्टॉक्स को प्रेफर करेंगे. तो इसमें जो एक FIIs होल्डिंग और DIS होल्डिंग, तो ये बहुत मैटर करती है. किसी भी कंपनी में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत स्टडी करने के बाद ही अपना पैसा लगाते हैं. तो अगर मैं FII होल्डिंग्स की बात करूं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज की डेट में FII होल्डिंग इज़ 38%, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 1/3. तो ये जो FII जो होल्डिंग्स हैं, तो ये जो FII होल्डिंग है, दिस हैज़ इंक्रीज्ड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट. सेकेंड है आइशर मोटर, इसमें भी 30% FIIs का पैसा है. मारुति सुजुकी में अगेन अराउंड 22% की इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की. अशोक लेलैंड 18% के आसपास है. TVS मोटर्स 14%, टाटा मोटर्स 14%, TVS मोटर 12%, बजाज ऑटो इज़ 11 एंड एस्कॉर्ट इज़ 4.73. अब एस्कॉर्ट का 4.73 है, दैट डजंट मीन दिस स्टॉक इज़ नॉट गुड. मैं आपको बाद में शेयर करूँगा कुछ डिटेल्स. सो देयर यू कैन एनालाइज कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं. वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो M&M में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अराउंड 28% हैं. 27% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं TVS में. अशोक लेलैंड में 19%, 18% मारुति सुजुकी में, टाटा मोटर्स में अराउंड 15%, बजाज ऑटो में 11%, आइशर में 9% और एस्कॉर्ट्स में 7% के आसपास हैं. हाँ, डेट ऑन इक्विटी, सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द क्राइटेरिया. डेट ऑन इक्विटी मीन्स किस कंपनीज पे हर इक्विटी के अगेंस्ट कितना डेट है, कितना लोन है कंपनी पे आउटस्टैंडिंग, कौन सी कंपनी ज़्यादा लोन पे चल रही है, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर. तो आप देख सकते हैं 3.68% जो डेट टू इक्विटी है, दैट इज़ फॉर TVS मोटर सबसे ज़्यादा है. तो दैट मीन्स TVS मोटर्स के पास जो लोन है, जो लैंडिंग कर जो अमाउंट बोरो कर रखी है, दैट इज़ मोर देन दीज 7 अदर कंपनीज. 3.31% अशोक लेलैंड है, 3.29 टाटा मोटर्स है एंड महिंद्रा के पास 1.65% है, राइट. सो अगर ये लास्ट की 4 कंपनी देखें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. बजाज ऑटो पे कोई डेट टू इक्विटी लाइक इट्स ज़ीरो, सो देयर इज़ नो लोन एज सच. आइशर मोटर, एस्कॉर्ट्स एंड मारुति सुजुकी, तो इस पर डेट टू इक्विटी इज़ 0.01%. सो दीज कंपनीज आर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज आप बोल सकते हैं, विच इज़
वेरी पॉजिटिव साइन विच इज़ वेरी हेल्दी साइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो एक नज़र डालते हैं अब इनके स्टॉक्स पर और इनके जो पास्ट परफॉर्मेंस पर। तो देखते हैं, जैसे ये पहला जो स्टॉक है दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसका करंट प्राइस ये देख सकते हैं 1340 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने 4 पॉइंट ऊपर बढ़ के बंद किया है। बट अगेन हम पिछले 5 दिन का अगर डेटा देखते हैं तो पिछले 5 दिन में इसने 1.28% की बढ़त इसने बनाई है। 1 मंथ का देखते हैं तो पिछले लास्ट 1 महीने में 8% ये स्टॉक ऊपर भागा है। लास्ट 6 मंथ्स का देखते हैं तो दिस कंपनी हैज़ डन वेरी गुड जॉब, लाइक अराउंड 50% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, विच इज़ वेरी वेरी गुड रिटर्न। 6 महीने में आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉक्स हैं जो आपको 50% रिटर्न देते हैं। लाइक इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ तो आपका जो अमाउंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 150 रुपीज़। तो आपको 50 रुपीज़ रिटर्न आपको मिल चुका है ऑलरेडी इस स्टॉक पे, अगर आपने ये 6 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था। सो वहीं ईयर टिल डेट देखते हैं तो जैन से लेके अभी तक टिल अक्टूबर एंड आप बोल सकते हो दैट इज़ 61% का रिटर्न विच इज़ वेरी गुड। लास्ट 1 साल का देखेंगे तो एवरेज जो है दैट इज़ 55.9%, और पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो इसने 92% रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो एक नज़र डालते हैं मैक्सिमम चार्ट पर भी। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको जो अभी तक के रिटर्न है दैट इज़ 6357%, ऑलमोस्ट 6400 बोल सकते हो। तो 6400% रिटर्न इज़ रियली रियली गुड रिटर्न। तो ये अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो इनिशियली इसका जो प्राइस था 20 रुपये 75 पैसे था 99 में जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, और 21 रुपये से आप सोच सकते हैं 21 से आज की डेट में ये 1340 रुपये का स्टॉक हो चुका है। 6000% से ज़्यादा का इसने रिटर्न अभी तक अपने कस्टमर्स को दिया है। मार्केट कैपिटल देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ये 1,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट रिटर्न है। पीई रेशो भी ठीक है, 17.9% है। और जो इसका अभी तक का जो हाई रहा है सो अब ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और आपको जैसे पता होगा कि ऑटो इंडस्ट्री 2018 के बाद थोड़ा सा डाउन चलेगी था। आप देख सकते हैं 2018 में इसका जो स्टॉक प्राइस था अराउंड 973 था। उसके बाद ये यहाँ तक फेब 2020 तक ये ऑटो इंडस्ट्रीज़ के सभी स्टॉक्स आप देखेंगे तो नीचे ही जा रहे थे। एंड देन द पेंडेमिक हैपेंड। पेंडेमिक के बाद ये स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 334 रुपये आ गया था अप्रैल 2020 में। तो जिसने अगर इसमें 300 रुपये का स्टॉक उस टाइम पे ख़रीदा होगा जब ये अपने बॉटम पे था, तो 300 रुपये से आज की डेट में उसको कम से कम 4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका होगा। 300 से ये स्टॉक अब 1340 रुपये पे ट्रेंड कर रहा है। सो कंपनी नो डाउट वेरी गुड। और स्पेसिफिकली पिछले कुछ सालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो competing in the market, giving tough competition in the market to companies like Tata Motors हो गई, और जितने भी SUVs स्पेसिफिकली। तो इसमें जो कुछ ब्रांड हैं जो इनकी एक मोनोपोली है, फॉर एग्जांपल थार की आप बात करेंगे तो कंपनी की जो ये इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत कम है मार्केट में एज ऑफ नाउ। एंड बाकी भी हैं जैसे स्कॉर्पियो भी बहुत अच्छा कर रही थी, एंड नाउ दिस कंपनी हैज़ कम अप विद न्यू मॉडल्स फॉर स्कॉर्पियो, XUV 700 एंड थार इज़ ऑल्सो डूइंग प्रिटी गुड। तो जितने भी इनके व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं दोस ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो अगर आपके पास है यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर नहीं है यू कैन ऑलवेज बाय स्मॉल क्वान्टिटीज़ एज एंड व्हेन यू थिंक दैट बाय ऑन डिप्स। आपको लगता है जैसे स्टॉक 5% 7% करेक्ट होता है, सो यू कैन ऑलवेज बाय सम क्वान्टिटीज़ एंड ऐड इन योर पोर्टफोलियो। सो सेकंड स्टॉक है दैट इज़ मारुति सुजुकी। पिछले 1 दिन का ये चार्ट है 4 नवंबर का, तो उसने 8 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी थी। पिछले 5 दिन का अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक 5% करेक्ट हो चुका है। अपना हाई जो इसने बनाया था 9742 से। इसका एक मेन रीज़न है कि कंपनी के जो Q2 के जो रिज़ल्ट आए थे उसके बाद
स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था, बट उसके नेक्स्ट डे ही एक कुछ न्यूज़ आई थी, मारुति सुजुकी कुछ व्हीकल्स में कुछ इशू है एंड दे हैव रिकॉल्ड दोज व्हीकल्स। उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना और थोड़ी सेलिंग आ गई। एंड मोर ओवर जैसे 2-3 दिन में काफ़ी अच्छी रैली आई थी, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही है मार्केट में हर एक स्टॉक में। तो अगर किसी ने 100 स्टॉक लिए होंगे उस टाइम पे, तो जनरली पीपल सेल 20% 30% ऑफ द स्टॉक्स टू बुक सम प्रॉफिट इन द market. So that is very much normal thing to see. पिछले एक महीने का चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले एक महीने पहले ये 14 अक्टूबर को दिस स्टॉक वाज ट्रेंडिंग एट 8,617 रुपीज़। तो यहाँ से इस स्टॉक ने तकरीबन 600 रुपये की जंप लगाई थी यहाँ पे। तो 31 अक्टूबर इसका हाई था अभी तक का 9,527 पर, और उसके बाद एक करेक्शन आई है। 3-4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी करेक्शन है, बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में दिस करेक्शन विल बी डन एंड अगेन दिस स्टॉक विल मूव अप साइड। 6 महीने का चार्ट अगर देखते हैं तो 6 महीने में आप देख सकते हैं दिस वाज ट्रेंडिंग अराउंड 7,500 रुपीज़ दैट टाइम, 7,360 रुपीज़। दिस इज़ मई 2022, और तब से इसमें तकरीबन 2,000 रुपये का अपसाइड बेनिफिट हुआ है, इंक्रीज़ किया है इस कंपनी ने अपना स्टॉक प्राइस। एक साल ईयर टिल डेट देखते हैं। ईयर टिल डेट में दिस कंपनी हैज़ गिवन 22% रिटर्न, विच इज़ वेरी गुड सो फार। आप एक साल का देखते हैं तो 20% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो एवरेज रिटर्न विल बी वेरी लेस, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि 2018 के बाद हर ऑटोमोबाइल स्टॉक की हालत थोड़ी सी टाइट थी, और दो स्टॉक्स आर गोइंग टुवर्ड्स देयर लो साइड। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे भी 2017 में भी ये स्टॉक 9,729 रुपये का था, जो कि 2020 तक आते आते इसने काफ़ी करेक्शन हो गई थी, और फिर उसके बाद पैंडमिक के बाद दिस स्टॉक हैज़ टच्ड 4,000 रुपीज़। कहीं जिसने 3 अप्रैल को ये 4,000 रुपये का स्टॉक लिया होगा, आज की डेट में वो डबल पे बैठा है, राइट। मैक्सिमम चार्ट पर एक नज़र डालते हैं तो देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 5,225% का रिटर्न दिया है, विच इज़ मैसिव रिटर्न। बहुत अच्छा रिटर्न बोला जा सकता है, 5,000%। किसी ने उस टाइम पे अगर 2003 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, द स्टॉक प्राइस वाज 235 रुपीज़ ओनली। तो 235 रुपीज़ का आप देखिए कितना गुना उसने अभी तक अपना प्रॉफिट बना लिया होगा, राइट। चार्ट में थोड़ी स्टेबिलिटी है 2018 तक। तो इसमें 2018 तक एक नॉर्मल चार्ट है। 2018 के बाद एक डाउन ट्रेंड आया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और उसके बाद इस ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, एंड इसके बाद आई गेस दिस सेक्टर विल डू गुड इन कमिंग टाइम्स। और जो चिप्स की जो इश्यूज थी दैट हैज़ ऑल्सो बीन सॉर्टेड आउट, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, यू कैन ऑलवेज कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और नहीं है अगेन यू कैन बाई इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जब भी करेक्शंस होता है 5% 8%, यू कैन ऑलवेज बाई इन स्मॉल चंक्स एंड यू कैन ऐड इन योर portfolio, and I'm sure this this company has good potential to give good returns. आप पास्ट में भी देख सकते हैं बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में भी इसमें अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी है। थर्ड इज़ TVS मोटर। तो जैसा आप देख सकते हैं TVS मोटर पिछले जो एक ट्रेडिंग सेशन में इसने तकरीबन 1.56% की करेक्शन दिखाई है, 17 पॉइंट नीचे बंद हुआ है ये। और पिछले 5 दिन में अगर देखेंगे तो पिछले 5 दिन में इसने 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। एक महीने का हम चार्ट देखते हैं तो इसमें 2.2, अगर एक महीने का चार्ट देखते हैं 2.95% इसने अपसाइड मूव दिया है 32 पॉइंट के ऊपर। और 6 महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें एक काफ़ी अच्छा स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मई में दिस स्टॉक प्राइस वाज 615 रुपीज़, 615 रुपये का था, और ये स्टॉक ने अपना जो अभी तक का हाई लगाया है दैट इज़ अराउंड 1171 रुपीज़, 1171। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 100% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया है। 82% 6 महीने में रिटर्न बहुत अच्छा माना जा सकता है।
और जैसे मैंने बताया पहले 2-3 स्टॉक्स में भी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ डूइंग प्रीटी गुड, और आने वाले टाइम में भी ऑटोमोबाइल में अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ईयर टिल डेट की बात करते हैं तो 77% का रिटर्न दिया है। एक साल का रिटर्न देखते हैं तो 56% है, बिकॉज अब जैसे कि देख सकते हैं नवंबर के बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी, और उसके बाद ये दिस मार्च में थोड़ी सी और गिरावट हुई थी बिकॉज ऑफ दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर। बट उसके बाद एक करेक्शन होने के बाद ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है, एंड आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न चेक करेंगे तो 57% का रिटर्न है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 2017-2018 से एवरी ऑटोमोबाइल कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल। तो ओवरऑल इंडिया में जो सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के स्टॉक्स नीचे ही गिर रहे थे। सो इज़ द केस ऑफ टीवीएस मोटर्स। मैक्सिमम चार्ट पे एक नज़र डालते हैं। मैक्सिमम चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको 9,872% का रिटर्न देखने को मिल रहा है टीवीएस मोटर्स में, विच इज़ मैसिव रिटर्न। तो अभी जैसे मैंने 2 स्टॉक्स दिखाए थे, मारुति एंड महिंद्रा, उन दोनों के कंपैरेटिवली अगर किसी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है। ऑलमोस्ट 10,000% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 9.28 रुपीज़ का स्टॉक था ये 2000 में, और 9.28 रुपीज़ से आज की डेट में ये 1117 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा है। सो दिस कंपनी इज़ अगेन सेकेंड लार्जेस्ट 2-व्हीलर कंपनी इन इंडिया, और इसका जो मार्केट कैपिटल है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 52,000 करोड़ रुपीज़। काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टेबल रही है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, एंड द वे इट इज़ मूविंग नाउ आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में दिस कंपनी हैज़ अ गुड पोटेंशियल टू डू वेल, और अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें भी। अगर आपके पास ये स्टॉक है, यू कैन होल्ड इट एंड यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एट अ टाइम सिर्फ 2 स्टॉक ही रखिएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप 2 से ज़्यादा रखते हैं तो हो सकता है थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन में इशू आ सकता है, और कल को अगर ये सेक्टर नीचे गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, और आपका जैसे अगर 3 स्टॉक हैं, 2 स्टॉक हैं, 3 स्टॉक या 4 स्टॉक आपने रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में ऑटो इंडस्ट्री के, तो दैट विल इम्पैक्ट योर प्रॉफिट, राइट। सो एट अ टाइम कीप ओनली 2 स्टॉक्स फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री, सो यू कैन पिक द बेस्ट एज पर योर होमवर्क, एज पर योर नॉलेज, एज पर योर गट फील, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वन इज़ एस्कॉर्ट। तो जैसा पता है आपको कि एस्कॉर्ट्स जो है दैट इज़ मोर इनटू एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ऐसे एस्कॉर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स हैं, तो ये उस सेगमेंट में डील करता है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइक टीवीएस मोटर्स, और या बाइक नहीं बनाता है या कार नहीं बनाता है। सो दिस सेगमेंट इज़ हाउएवर फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, बट ये पैसेंजर व्हीकल्स नहीं बनाता है, ना कमर्शियल व्हीकल बनाता है। तो देयर व्हीकल इज़ मोर इनटू लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इनके इक्विपमेंट्स बनते हैं, राइट। तो पिछले एक दिन का चार्ट देख सकते हैं, 1.3% गिरा है, 26 पॉइंट डाउन हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 1.39% ही गिरा है पिछले 5 दिन का जो सेशन में, और पिछले 1 महीने में देखेंगे तो इसने तकरीबन 7% की करेक्शन की है। 6 मंथ्स की बात करते हैं तो 6 मंथ्स में इसने 27% का रिटर्न दिया है। मई में ये स्टॉक 1557 रुपये का था, और आज की डेट में 1987 रुपये का है। तो इस टर्म में तो इसने 430 रुपये इंक्रीज़, तो ये स्टॉक 430 रुपये महंगा हो चुका है मई से लेकर अभी तक। पिछले 1 साल का ईयर टिल डेट देखते हैं तो 4.47% का ही रिटर्न है, बिकॉज इसमें एक करेक्शन चल रही थी जनवरी ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जो ये मार्च में अप्रैल में जो ये वॉर सिचुएशन आई उसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया है। पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं, आप देख सकते हैं तो 32% का रिटर्न दिया है गाइस, विच इज़ रियली गुड रिटर्न इन एनी स्टॉक। तो 1 साल में ऑन एन एवरेज हमें जो प्रॉफिट मिलता है या रिटर्न्स मिलते हैं दैट इज़ अराउंड 15, 17, 20% एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस कंपनी ने आपको 32% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। पिछले 5 साल की चार्ट की देखते हैं तो पिछले 5 साल में इसने 184% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए होंगे तो आपका जो आज का रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 185 रुपीज़ आपके पास होंगे आज की डेट में। और मैक्सिमम पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैक्सिमम पे इस
कंपनी ने 2600% का रिटर्न दिया है, विच इज़ रियली गुड। तो आप देखेंगे तो यहाँ तक 2016 तक इस कंपनी में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेडिंग चल रही थी, बट 2016-17 के बाद इस कंपनी ने अच्छे से पिक किया है। तो कुछ टाइम पहले एक जापानीज़ फर्म ने इसमें इन्वेस्ट किया है, कुछ स्टेक होल्ड किया है एस्कॉर्ट्स का, एंड आफ्टर दैट ओनली एस्कॉर्ट्स का नाम चेंज हो गया, एस्कॉर्ट्स इंडिया से एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं। फॉरेन कंपनी आके उसमें स्टेक लेती है और 2600% का रिटर्न दिया है। इफ़ यू हैव इट यू कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं एज एंड व्हेन दिस कंपनी दिस स्टॉक करेक्ट्स, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज बाय ऑन डिप्स एंड कीप अक्यूमुलेटिंग, बट एज आई सेड अर्लियर एट अ टाइम ओनली कीप 2 ऑटोमोबाइल स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। सो नेक्स्ट है गाइस आइशर मोटर। आइशर मोटर पिछले सेशन में तकरीबन 1 पॉइंट नीचे गिरा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। पिछले 5 दिन की अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 दिन में 3.63% करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, और 1 महीने का अगर चार्ट देखते हैं स्टॉक का तो इसने 5% अपसाइड मोमेंटम बनाया है। 3500 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था ये अक्टूबर के इनिशियल डेज़ में, एंड नाउ इट इज़ 3674 रुपीज़। 6 महीने में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है इस कंपनी ने, 56% का रिटर्न दिया है। 2500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और इसमें तकरीबन 1100 से 1200 रुपये का अपसाइड इसमें ऐड ऑन किया है। और ईयर टिल डेट अगर आप देखते हैं तो 35% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में भी 35% का रिटर्न है इस कंपनी में। 5 इयर्स की कंपैरिजन में जो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो रिटर्न आपको सिर्फ 20% का ही मिलेगा। एज आई सेड अर्लियर कि 2017-18 से एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और ये 2020 यू कैन से अप्रैल मई तक ये कंटिन्यू रहा, और उसके बाद इसने अपसाइड मोमेंटम बनाया है और अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। और मैक्सिमम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं दिस कंपनी हैज़ गिवन 3 लाख% रिटर्न। गाइस 3 लाख%, बहुत बड़ा रिटर्न होता है किसी भी कंपनी के लिए। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, बजाज फाइनेंस, तो उसने 2 लाख% का रिटर्न दिया है। तो गाइस आप उसके कंपैरेटिवली इस स्टॉक को आप कंपेयर करते हैं तो इसने उससे भी 50% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस इस स्टॉक का प्राइस जो था दैट वाज 1.22 रुपीज़ 99 में, 1 रुपये 22 पैसे था, और वो 1 रुपये 22 पैसे से आज की डेट में 3674 रुपीज़ है। और 1 रुपया किसी का उस टाइम पे इन्वेस्ट किया हुआ आज की डेट में उसका 3 लाख रुपये बन चुका है। तो अगर किसी ने 100 रुपये उस टाइम पे इन्वेस्ट किए होंगे तो वो 30 लाख रुपये पे बैठा होगा, और किसी ने 10,000 किए होंगे तो वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज़ पे आज की डेट में बैठा होगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं सो यू कैन ऑल्सो गेट दिस मच ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू शो पेशेंस। पेशेंस अगर है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। 90% लोग पेशेंस लूज़ कर देते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दे आर नॉट एबल टू मेक गुड मनी। तो अगर आप मार्केट में आए हो इन्वेस्ट करने, अगर आपको पैसा बनाना है सो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक विजन देखिए और अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको भी एक अच्छा रिटर्न मिल सके जैसा कि इस स्टॉक ने दिया है। अगर आपके पास है तो नो डाउट आई विल एडवाइस कि आप उसको कंटिन्यू करिए, और इस कंपनी में और ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है, आगे अच्छा और रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और अगर नहीं है यू कैन ऑलवेज ऐड सम क्वांटिटीज़ इन योर पोर्टफोलियो, होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू गेट गुड रिटर्न्स। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ टाटा मोटर्स गाइस। तो टाटा मोटर्स का जो एक दिन का चार्ट है तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने 2% अपसाइड मोमेंटम दिखाया है, 8 पॉइंट ऊपर बढ़ा है। पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 3% के आसपास की बढ़त है इसमें, और 1 महीने में देखेंगे तो सेम सिचुएशन है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है 5 दिन और 1 महीने की सिचुएशन में। 6 महीने में 5% ऊपर गया है। ईयर टिल डेट देखते हैं तो गाइस ये 14% माइनस गया है, और इस स्टॉक का भी सेम सिचुएशन थी। और अगर पिछले 1 साल का देखते हैं तो 15% की गिरावट है,
पिछले 5 साल का आप देखेंगे तो पिछले 5 साल का जो प्राइस और आज की डेट में प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए 5 साल पहले 2018 में स्टॉक का प्राइस था 431 रुपीज़, आज की डेट में ये प्राइस है 424 रुपीज़ ओनली। तो पिछले 5 साल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसने कोई प्रॉफिट इसमें नहीं कमाया होगा। अगर किसी ने ये स्टॉक यहाँ पे क्विट कर दिया होगा 2020 में 65 रुपये का स्टॉक आ गया था, तो उसने बहुत बड़ा लॉस किया होगा यहाँ से यहाँ तक अगर बेचा होगा। बट अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 65 रुपये का जो स्टॉक जब हुआ था, तो वो 65 रुपये उसने आज की डेट में तकरीबन उसने 7 गुना उसने वो अपना इन्वेस्टमेंट कर ली होगी, 7 गुना प्रॉफिट कमाया है। सो गाइज, अगर मैक्सिमम पर भी एक देख लेते हैं तो मैक्सिमम की बात करते हैं तो दिस स्टॉक हैज़ गिवन 1200% रिटर्न। बट इस स्टॉक में जो एक सबसे नेगेटिव जो चीज़ है, द ग्राफ, द ट्रेंड इज़ नॉट गुड। एक स्मूथ ट्रेंड लाइन नहीं है, ऊपर जाता है फिर करेक्शन होती है, फिर ऊपर जाता है फिर करेक्शन, फिर ऊपर गया फिर करेक्शन, यहाँ पे जाके फिर से करेक्शन आई, फिर से ऊपर गया फिर से करेक्शन आई। तो गाइस इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं इस कंपनी में, और इस स्टॉक का प्राइस भी उसी की वजह से फ्लक्चुएट करता है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करिएगा टिल द टाइम दिस कंपनी डज़ अ रियली गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो मैंने पहले भी बताया था। अगर उस सेगमेंट में ये कंपनी बहुत अच्छा करती है, उसमें पकड़ बनाती है, और एक अगर मोनोपोली कंटिन्यू रहती है, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यू कैन ऑलवेज बाई। सो लॉन्ग टर्म के लिए आई विल नॉट रिकमेंड। तो आप किन्हीं 2 स्टॉक्स को आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक कॉम्बिनेशन जैसे आप ले सकते हैं, अगर आपने जैसे एस्कॉर्ट लिया है तो आप एस्कॉर्ट्स के साथ तो यू कैन बाय M&M। अगर आपने TVS लिया है देन यू कैन बाय आइशर, और यू कैन डू अगर आपने मारुति लिया है तो आप मारुति के साथ TVS ले सकते हो या एस्कॉर्ट ले सकते हो। अगर आपने TVS लिया है तो TVS के साथ अगेन आप इन तीनों को चूज़ कर सकते हो, या आप एस्कॉर्ट्स भी ले सकते हो इसके साथ। अगर आपने ये नहीं लेना है तो आपके पास एक चॉइस है। अगर आपको जैसे TVS मोटर की बात करें या बजाज ऑटो की बात करें तो ये 2 व्हीलर स्पेसिफिक हैं, राइट। तो आप इनमें से कोई एक स्टॉक रख सकते हैं। एस्कॉर्ट इज़ अगेन स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन साइड, तो इसको भी आप एक कैटेगरी मान सकते हो। और दिस आइशर ऑल्सो पार्ट ऑफ 2 wheelers, but again this has more of commercial vehicle also. This company deals with tractors as well. तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके की डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो इनके अगेन पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा हैं, और सेम गोज़ विद अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर्स, राइट। तो ये एक कैटेगरी है, ये भी सेम कैटेगरी है, बट ये 2 wheelers एंड दिस 2 wheelers एंड दिस ऑल्सो हैज़ 2 wheelers। तो इनमें से आप कोई एक पिक कर सकते हैं, और एस्कॉर्ट इज़ ऑल्सो अ सेपरेट कैटेगरी। तो आप एक 4 व्हीलर वाला जैसे मारुति या M&M में से कोई चूज़ कर सकते हो, या आप आइशर चूज़ कर सकते हो। उसके साथ एक आप 2 TVS ले सकते हैं, या आप बजाज ऑटो ले सकते हैं, या आप उसमें एक एस्कॉर्ट्स वाला स्टॉक ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ एंटायरली अप टू यू कैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। बट अगेन एट अ टाइम सिर्फ 2 स्टॉक्स में ही रहिएगा एक सेक्टर के। अगर आपको लगता है कोई एक दिग्गज प्लेयर है, तो ऑलवेज जो मार्केट थंब रूल है, तो कुछ लोग जो हैं वो मार्केट लीडर के साथ जाते हैं। अगर मैं मार्केट लीडर की बात करूं तो मार्केट लीडर इज़ ऑलवेज बाय द मार्केट कैपिटल। तो मारुति सुजुकी मार्केट लीडर बनता है इसके हिसाब से। सो यू कैन बाय मारुति सुजुकी। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम मारुति यू कैन पिक एनीथिंग फ्रॉम लास्ट इज आइशर, TVS, एस्कॉर्ट या बजाज ऑटो में से आप ले सकते हो। सेकंड इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा के साथ आप अगेन बजाज ऑटो, आइशर, TVS, अशोक लीलैंड या एस्कॉर्ट्स में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स कैसे चूज़ करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिले, कंपनीज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए उनको सेलेक्ट करने के। सो दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छा स्टॉक चूज़ कर सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज आई हैव सिलेक्टेड दीज 10 स्टॉक्स सीमेंट सेक्टर के जो हैं, और अभी इनका जो करंट प्राइस के हिसाब से इनको मैंने सॉर्ट किया हुआ है। सो फर्स्ट यू कैन सी श्री सीमेंट, इसकी जो करंट कॉस्ट है वो है 23,000 से भी ऊपर है और काफ़ी महंगा स्टॉक है।
और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस नहीं, हम कंपनी का फंडामेंटल बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो पहला श्री सीमेंट है जो कि 23,000 करोड़ का है, और सेकंड जो है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट 6,800 से ऊपर का स्टॉक है, जेके सीमेंट 3,000 का है, एसीसी सीमेंट 2,500 रुपये का है, डालमिया 1742, बिरला कॉर्पोरेशन 951, जेके लक्ष्मी 665 रुपये, द रैमको सीमेंट 656, अंबुजा सीमेंट 564 एंड प्रिज्म जॉनसन 123 रुपये का, राइट। एंड हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट इज नंबर 1, तकरीबन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका, सबसे बड़ी कंपनी है। और ओवरऑल अगर आप सीमेंट सेक्टर में देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल ऑल्सो एंड मार्केट कैप्चरिंग एज वेल। सेकेंड इज अंबुजा सीमेंट 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। देन श्री सीमेंट 83,000 करोड़, एसीसी सीमेंट 47,000, डालमिया इज 32,000, जेके सीमेंट 23,000 करोड़ से ज़्यादा का है, रैमको सीमेंट 15,000 करोड़ है, और ये जो 3 स्टॉक हैं लास्ट में, जेके लक्ष्मी 7,000 करोड़, बिरला कॉर्पोरेशन भी 7,000 करोड़ है, और प्रिज्म जॉनसन 6,000 करोड़। तो जो मैंने स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं उनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड और कंपनीज़ हैं जो मैंने सिलेक्ट करी हैं सीमेंट सेक्टर में, नाम है इनका काफ़ी, और कुछ और क्राइटेरिया हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग इट, इनको सिलेक्ट करने का क्या रीज़न था, राइट। सो हम इसको रिटर्न और इक्विटी पे भी सॉर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी विच कंपनी इज गिविंग गुड रिटर्न्स। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा मैंने इस पर सॉर्ट किया है, सो फर्स्ट नंबर इज जेके लक्ष्मी सीमेंट 20% का आरओई है, और सेकंड नंबर है जेके सीमेंट्स का 17%, थर्ड नंबर इज अल्ट्राटेक सीमेंट 15% का आरओई है, फिर रेमको सीमेंट है 15% के आसपास ही है, श्री सीमेंट 14%, एसीसी सीमेंट भी 14% है, अंबुजा सीमेंट 11% से ऊपर है, और ये जो 3 कंपनी है इनका 7% और 3% के आसपास है, राइट। फिर अगर एफआईआई की होल्डिंग्स देखते हैं, सो गाइस यू कैन सी कि एफआईआई होल्डिंग्स में सबसे नंबर 1, सो 15% का जो होल्ड है वो है जेके सीमेंट्स में, फिर 14% अल्ट्राटेक सीमेंट में है, जेके लक्ष्मी सीमेंट 12% है, श्री सीमेंट में 12% है, डालमिया में 12% है, एसीसी में 12% है, अंबुजा सीमेंट में 12% है। तो पहली जो 7 कंपनी है इनमें 11 से लेकर 15% के बीच में एफआईआई का होल्ड है, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि एफआईआई होल्डिंग जो है वो वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया, बट यस दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक, राइट। सो वहीं हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक जो होल्डर्स हैं 33% का उन्होंने रैमको सीमेंट में किया हुआ है, जेके लक्ष्मी सीमेंट में 25% है, जेके सीमेंट्स में 21% है, और एसीसी सीमेंट में तकरीबन 19% का स्टेक है, 17% अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट 16%, बिरला कॉर्पोरेशन 15% और श्री सीमेंट 10%, और ये डालमिया 8% और प्रिज्म जॉनसन इज 4% ओनली, राइट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं पिछले 12 महीने का। तो जैसा आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट 10,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहीं अंबुजा सीमेंट 4,000 करोड़, श्री सीमेंट 3,000, डालमिया इज 2,000, एसीसी सीमेंट इज 1,633 करोड़, जेके सीमेंट 1,400। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट कैपिटल ऑल्सो, और जो उनकी जो ओवरऑल सेल्स होती है उसके हिसाब से। फिर डेट टू इक्विटी रेशो भी देख सकते हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशो इज कि किस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। अगर तो डेट टू इक्विटी रेशो जो है अगर 3% से ज़्यादा होता है किसी कंपनी का, सो दैट वे दैट कंपनी इज नॉट सो गुड टू इन्वेस्ट, तो आप उस कंपनीज को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं जिसमें 3% से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशो होता है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशो जो है 1.37% है प्रिज्म जॉनसन में, जेके सीमेंट्स में 1% है, बिरला कॉर्पोरेशन में 0.77, रैमको सीमेंट में 0.74, जेके लक्ष्मी 0.71, अल्ट्राटेक 0.25 और डालमिया में 0.22, और ये ना के बराबर ही लास्ट की थी। तो जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि 1% के आसपास नेट टू इक्विटी रेशो है इन कंपनीज का फर्स्ट 2 का, जो कि 3% के क्राइटेरिया से काफ़ी कम है। सो दीज स्टॉक्स कैन बी कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, राइट। सो अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का रिटर्न है ये, जेके सीमेंट 17% का रिटर्न है पिछले 5 साल का एवरेज करेंगे तो, श्री सीमेंट ने 14% का रिटर्न दिया है, रैमको ने 13%, जेके लक्ष्मी 13%, अल्ट्राटेक 13% का रिटर्न है, एसीसी का 13% है, अंबुजा का 9%, बिरला कॉर्पोरेशन का 8.5%, प्रिज्म जॉनसन 5% और 5% से कम है डालमिया का, राइट। सो गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक। सो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आप स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज पिछले 5 साल पिछले 10 साल का अच्छा है, सो यू कैन पिक दोज
स्टॉक्स। सो दैट मीन्स कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है, पिछले साल्स में ग्रोथ अच्छी हुई है, सेल्स रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, एंड दैट इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट, राइट। सो वहीं आप 10 साल का रिटर्न देख सकते हैं। 10 साल का रिटर्न पे मैं अगर सॉर्ट करता हूँ तो 10 साल के रिटर्न में आप देख सकते हैं 26% का रिटर्न दिया है जेके सीमेंट्स ने। दिस इज एवरेज रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स। 18% श्री सीमेंट, 17% का रिटर्न है जेके लक्ष्मी में, 13% का रिटर्न दिया है अल्ट्राटेक, 12% बिरला कॉर्पोरेशन, रैमको सीमेंट ने भी 12% का रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न दिया है अंबुजा ने, और फ्रिज जॉनसन का 8% है, एसीसी सीमेंट का 6% है। सो आई एम नॉट श्योर डालमिया भारत का इसमें क्यों नहीं आ रहा, मे बी दिस इज़ नॉट 10 ईयर ओल्ड दिस, सो दैट इज़ वाई ये जगह खाली है इसकी, राइट। तो एक नज़र कंपनीज के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पर भी डाल लेते हैं। सो फर्स्ट जो सिलेक्ट किया है दैट इज़ एसीसी सीमेंट। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका ये मैक्सिमम चार्ट है, और 2006 के आसपास ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। 363 रुपये का स्टॉक प्राइस था, और अब ये स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 2507 रुपये पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव है इस स्टॉक में, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। सो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैं, और एक स्मूथ जैसे जो अच्छी कंपनी का जो चार्ट होता है वैसा नहीं है कंपैरेटिवली, बट अगेन ओवरऑल ग्रोथ अपसाइड की तरफ ही है। सो एक नज़र कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी डालते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। सितंबर में 3,987 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। एक्सपेंसेस जो थे वो 3,971 करोड़ थे। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट माइनस में है 87 करोड़ रुपीज़ का। पिछले क्वार्टर में जून एंड में 227 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, और उससे पिछले क्वार्टर में 396 करोड़ रुपीज़ का था, और दिसंबर 21 के क्वार्टर एंड पे 281 करोड़, सितंबर 21 में 450 करोड़, और जून एंड में 569 करोड़। सो गाइस आप देख सकते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर 303, फिर कम हुई, फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर कम हुई, फिर थोड़ी बढ़ गई, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बढ़ी है, बट यहाँ के बाद एक डाउनवर्ड्स आ गया है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो 570 करोड़ से 450 हुई, फिर 281, फिर थोड़ी बड़ी मार्च में, और उसके बाद फिर से जून में कम हुई है, और इस सितंबर क्वार्टर में और भी ज़्यादा कम हो गई। तो पिछले 3 साल का डेटा ये है जिसके हिसाब से ये प्रॉफिटेबिलिटी डिप हो रही है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड स्टॉक। ओके, द सेकंड वन इज़ अंबुजा सीमेंट। मैक्सिमम चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पे मैंने क्लिक कर लिया है। तो इसमें जो चार्ट है कंपैरेटिवली एसीसी के थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा अप एंड डाउन तो हर स्टॉक में आता है, इसमें कंपैरेटिवली कम है, बट काफ़ी है। तो जून तो जैन 20 तक इसमें एक डिक्लाइन फेस था, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन फ्लैट है। 2014 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ तो 2020 तक उसको रिटर्न्स नहीं मिले होंगे। तो 2020 के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा पिक किया है, और तकरीबन 200-150 रुपये के आसपास ये स्टॉक प्राइस था जनवरी 2020 में, और 200 से ये आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है 600 रुपये के आसपास। और वहीं नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। सो गाइस क्वार्टरली रिजल्ट जैसा आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है वो है सेल्स का, फिर एक्सपेंस का, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और जो मेन आप हर एक कंपनी का जो है दैट इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट कितना है वो एक मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टॉक को चूज़ करने का, राइट। सो सितंबर 2019 में 534 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 722 करोड़ हुआ, फिर मार्च में 743 करोड़ रुपीज़ हुआ, और जून 20 में ये डिप होकर 593 करोड़ हुआ। फिर अगेन सितंबर में पिक किया 804 करोड़ रुपीज़, दिसंबर में 968 करोड़ रुपीज़, मार्च 21 में 1228 करोड़ हुआ, और उसके बाद इसका भी हाल एसीसी सीमेंट जैसा ही हो चुका है। उसके बाद इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई 1200 से 1161 करोड़, फिर सितंबर 21 में 891, 431, फिर मार्च में थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट, फिर जून में थोड़ा फिर बढ़ा, और सितंबर में आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी 865 करोड़ रुपीज़ से 51 करोड़ रुपीज़ हो गई। तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा डिप होना इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डालमिया भारत। 1742 रुपये का स्टॉक है। मैक्सिमम पे मैं देख लेता हूँ। तो ये स्टॉक 2018 दिसंबर में लिस्ट हुआ था, और इसका प्राइस था 1130 रुपये। और वहीं इसकी चार्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे जनवरी तक, ये काफ़ी मतलब 2-2.5 साल इसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, और इसके बाद इसने एकदम से पिक किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका प्राइस ऑलमोस्ट 450 रुपये के आसपास आ चुका था यहाँ पर पैंडेमिक के टाइम, और इसने फिर यहाँ से पिक किया, एक
काफ़ी अच्छा हाई लगाया 2400 रुपये का, फिर 2400 रुपये से फिर से एक डिक्लाइन आ गया, ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन आ गया। 2400 से ये 1200 रुपये का स्टॉक हुआ और अब यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कंपनीज परफॉर्मेंस। सितंबर 19 में इसका प्रॉफिट 36 करोड़ था, फिर 26 करोड़ हुआ दिसंबर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 24 करोड़ रुपीज़, फिर 24 करोड़ रुपीज़ से जनवरी में इसने काफ़ी अच्छी जंप लगाई और ये 188 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो 188 के बाद 232, देन 183 करोड़ हुआ दिसंबर 20 में, फिर 639 करोड़ का प्रॉफिट हुआ मार्च 21 में। तो ये अभी तक का हाईएस्ट है। एंड उसके बाद जून में फिर से ये डिप हो गए 238 करोड़ रुपीज़। तो सितंबर में 203 करोड़, दिसंबर में 93 करोड़, फिर मार्च 22 में 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और लास्ट क्वार्टर जून में 205 करोड़ और सितंबर एंड में इसने 47 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया है, राइट। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो 2019 से यहाँ पर ऊपर गया है 2021 मार्च तक, उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन आया है, इसके बाद फिर यहाँ पे इस साल में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अच्छी दिखाई है, बट उसके बाद एक फिर से डिप किया है इसने 47 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट वन इज गाइस जेके सीमेंट, 3000 रुपये का स्टॉक है ये। और स्टॉक जैसे मैंने शुरू में बताया था, स्टॉक का प्राइस नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कितना अच्छा रिटर्न हमें आने वाले टाइम में दे सकती है। 2005 या 2006 में ये स्टॉक लॉन्च हुआ था तकरीबन 100-150 रुपये के आसपास यहाँ पे, और 2014 तक हल्की सी इसमें अप ट्रेंड था। 2014 से फिर इसने अच्छा एक अप ट्रेंड दिखाया और 2018 तक काफ़ी ऊपर तक जाने की ट्राई करी और फिर हल्का सा करेक्शन हुई और फिर इसने ऊपर पिक किया। तो जनवरी 2020 में इस स्टॉक का प्राइस तकरीबन 1500 रुपये था, राइट। तो पेंडेमिक की वजह से स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं तकरीबन 800 रुपये के आसपास आ गया था, ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हुआ। फिर इसने बहुत अच्छा रिकवर किया है और 3500 से भी ज़्यादा का इसने हाई लगाया, तो तकरीबन 3700 के आसपास इसका अभी तक का हाई है। और उसके बाद ये एक करेक्शन आई और उसके बाद फिर से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो इसमें कंपैरेटिवली जो चार्ट है देख सकते हैं, चार्ट में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है यहाँ तक, फिर थोड़ी करेक्शन आई है, फिर ऊपर गया है, फिर एक करेक्शन आई है। तो इस स्टॉक में एक नॉर्मल चार्ट की तरह ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा जिगजैग नहीं है। एक करेक्शन हल्की सी होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर हल्की सी करेक्शन होती है और फिर ऊपर जाता है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर भी। ओके, सो हेयर वी गो। सितंबर 19 में 80 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 124 करोड़ रुपीज़ हुआ, फिर 161 करोड़ रुपीज़, फिर कम होकर 50 करोड़ और फिर सितंबर में 222 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया। सो नेक्स्ट क्वार्टर 2020 में 217 करोड़, फिर मार्च 21 में 214 करोड़, फिर जून 21 में 190 करोड़, फिर सितंबर में 150 करोड़, फिर 140 करोड़, फिर 199 करोड़, फिर 161 करोड़ और फिर 111 करोड़। सो गाइस, इस स्टॉक में कंपैरेटिवली जो हमने पहले 3 स्टॉक जो डिस्कस किए हैं, तो उसके कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है। तो यहाँ तक ग्रोथ इसकी अच्छी चल रही थी, 2017 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखाया, फिर हल्का सा नीचे डिप हुआ है, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है। और इसमें जैसे कुछ स्टॉक्स में तो नेगेटिव रिटर्न भी था, 800 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट से 40 करोड़ प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसमें इतनी वेरिएंस नहीं है। सो कंपैरेटिवली टू दो स्टॉक्स, दिस स्टॉक्स लुक्स मोर स्टेबल और ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। सो वहीं आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 2011 में 63 करोड़ रुपीज़ का था, ये बढ़ते बढ़ते 230 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ और फिर यहाँ पर इसने अभी तक का हाईएस्ट लगाया 286 करोड़, फिर 483 करोड़, 700 करोड़। तो पिछले 2 साल में हल्का सा डिप हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में, बट इतना ज़्यादा डिप नहीं हुआ है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो वहीं आप एक नज़र डाल सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो पिछले 10 साल का देखेंगे तो 26% की ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है और 5 साल की एवरेज है 25%, 3 साल की 38% और पिछले 1 साल में हल्की सी गिरावट है। और किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अच्छे रिटर्न चाहिए तो मिनिमम आपको 5 साल तक उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सो गाइज एक और स्टॉक है, सो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट द मार्केट लीडर, 6874 रुपये का स्टॉक है और एक नज़र डालते हैं चार्ट पर भी, काफ़ी अच्छा स्मूथ चार्ट है। बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं है ज़्यादा जिगजैग, तो जैसे जेके सीमेंट था उसकी तरह ही है ऑलमोस्ट। काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है, फिर एक करेक्शन आई और फिर एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद फिर एक करेक्शन आई और फिर ये अप साइड अभी जाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। तो 8000 के आसपास इसने हाई लगाया है, अभी 7000 के आसपास पहुंचा है फिर से। सो लेट्स सी ये पुराने अपने हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो रिजल्ट देखते हैं पहले।
सो सितंबर 19 में 579 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, फिर बढ़कर 711 करोड़ हुआ, 3237 करोड़ हुआ। ये अभी तक का इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है इस 2020 में। फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डिप हुई, फिर 1310 करोड़, 1500, 1700, फिर 1700 करोड़, 1300, 1700 करोड़, और यहाँ पे इसने फिर से 2600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया मार्च 2020 में। 1582 करोड़ जून में था, और इस सितंबर एंड में 759 करोड़ है, तो इसके कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट हाफ है। सो आई गेस पिछले कुछ क्वार्टर्स में सीमेंट सेक्टर में एक लगातार गिरावट जारी है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल सभी स्टॉक्स में कम दिखा रहा है। सो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे एक नज़र डालते हैं। मार्च 21 में इसका प्रॉफिट था 1361 करोड़, फिर बढ़कर 2300 करोड़ हुआ, फिर 2600 करोड़ हुआ, 2213 करोड़, 2102 करोड़, 2400 करोड़, 2700 करोड़, फिर 2200 करोड़, 2400 करोड़। तो 2019 मार्च से 2020 मार्च, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज़्यादा हुई है। फिर मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर में तकरीबन सेम है, हल्का सा डिप हुआ है। फिर इसके बाद अगेन अ गुड राइज इन प्रॉफिटेबिलिटी, 7334 करोड़, और अभी तक का जो ईयर टिल डेट है तो वो है 6665 करोड़ रुपीस का। तो इसमें अभी 2 क्वार्टर और ऐड होंगे, तो होपफुली पिछले साल के कंपैरेटिवली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक नज़र डालते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पर भी। 14% का ग्रोथ है पिछले 10 साल में, फिर 5 साल में 10% है, पिछले 3 साल में 18% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें 12%, 22%, फिर 44% है 3 साल का। सो कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इसमें अच्छी स्टेबिलिटी है, मार्केट लीडर है। सो कमिंग बैक टू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच वी हैव चोजन अर्लियर, तो ये 10 स्टॉक हमने देखे हैं। तो इन 10 स्टॉक में जो अभी तक की जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर या चार्ट जो है उसके बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, तो इसमें अभी तक 2 ऐसे स्टॉक दिखे हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ भी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट इज जेके सीमेंट एंड सेकेंड वन इज अल्ट्राटेक सीमेंट। सो आप इन दोनों स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, बट अगेन अगर बाय करिएगा तो एक रेशियो ऐसी रखिएगा जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट तो मार्केट लीडर है, राइट। सो मार्केट लीडर है तो आप उसमें आपको रिटर्न कंपैरेटिवली जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं मार्केट में उनके कंपैरेटिवली थोड़े से कम रिटर्न मिलेंगे, जैसा कि आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ में भी देखा था कि उसमें भी परसेंटेज कम है, राइट। सो एवरेज 10 से 12% की ग्रोथ दिखाई है अल्ट्राटेक ने, और जो दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो इतनी लार्ज कैप नहीं होती हैं। तो मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप्स को लार्ज कैप स्टॉक्स बनने में टाइम लगता है और उसी में उनकी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो टू अल्ट्राटेक और 60% आप जेके सीमेंट में डाल सकते हैं, तो ओवरऑल आपका 100% होएगा। 2 से ज़्यादा स्टॉक नहीं लीजिएगा, किसी भी सेक्टर में 2 से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर कोई भी जैसे अल्ट्राटेक ऊपर जाएगा तो बाकी स्टॉक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जाते हैं, और अगर ये नीचे गिरेगा तो बाकी स्टॉक्स भी मोस्टली नीचे आते हैं, राइट। सो अगर आपको दूसरे स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं, आपको लगता है उसमें भी रिटर्न है, तो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर क्रॉस चेक करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं दोनों स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज़ इंटायरली योर डिसीजन। और जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ कर करिए, ये बेसिक पैरामीटर्स फॉलो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आपने प्रॉपर होमवर्क किया होगा और कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस किया होगा, कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करिए, अच्छे रिटर्न्स आपको तभी मिलेंगे। तो मिनिमम टाइम फ्रेम आप 5 से 6 साल लेके चलिए, उससे अगर ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके रिटर्न्स बढ़ने की चांसेस और ज़्यादा हैं, राइट। और गाइस कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्ट उसी अमाउंट को करिए जो आपके पास एक सरप्लस है, आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में आपको वो पैसे नहीं चाहिए। किसी से उधार लेकर या किसी से लोन लेकर आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और डेटा देख सकते हैं। सो देयर इज अ वेबसाइट विद द नेम ऑफ स्क्रीनर, तो स्क्रीनर में ये सारा डेटा अवेलेबल है। आपको जो कॉलम जो क्राइटेरिया आपको पसंद है उसके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उन स्टॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें लगे कि यस हमारी मेहनत सफल हुई है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। सो टेक केयर गाइस।